हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन बीइंग सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, कि आदमी को क्या चाहिए? क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि आदमी को क्वालिटी जीने के लिए क्या चाहिए? एक प्रकार से आदमी को क्वालिटी जीने के लिए क्या चाहिए? रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा कि हमारा काम जो है वो बिना संसाधनों के नहीं चल सकता। इट वाज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर गिफ्ट ऑफ नेचर, क्योंकि क्या होते हैं रिसोर्सेज? क्या होते हैं? गिफ्ट होते हैं नेचर के तरफ से। ठीक है, क्या होते हैं? गिफ्ट होते हैं। गिफ्ट मतलब जैसे आपने देखा होगा प्रकृति का उपहार बोलते हैं हम उसको। जैसे हमारे पास जंगल है, मैदानी भाग है, पहाड़ हैं, पर्वत है, जिनसे हम अलग अलग प्रकार की चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग क्या है? ह्यूमन बींग यूज दैम indiscriminately and these has led to the following major problems। ह्यूमन बींग्स क्या करता है कि उनको बिना भेदभाव के यूज़ कर सकता है। देखो, रिसोर्सेज को हम बिना भेदभाव के यूज़ कर सकते हैं। कोई जाति, कोई वर्ण व्यवस्था, या फिर ये नहीं होता कि ये पढ़े लिखे हैं ये यूज़ करेंगे। ठीक है, पेट्रोल है, सब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसको यूज़ करते हुए हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम? ठीक है, व्हाट इज़ मेजर प्रॉब्लम? ठीक है, मेजर प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं? ठीक है, फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। मेजर प्रॉब्लम कौन सी हैं? डेप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, डेप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज और फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। ठीक है, डेप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि रिसोर्सेज जो हैं वो किसी एक आदमी की जो हैं पूरी तरह से नीड को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। यानी कि अगर ये नेता या अभिनेता या कुछ भी रिसोर्सेज का अगर ये सोचने लगे, मोनोपोली करने की कोशिश करने लगे, तो उनकी ग्रीड की कोई भी सीमा नहीं होती, यानी कि किसी के लालच की कोई भी सीमा नहीं है। ठीक है, अगर एक महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर एक व्यक्ति के लालच की कोई सीमा नहीं है और एक व्यक्ति के लालच क्या है कि पूरी तरह से कभी ख़त्म नहीं होता। लालच एक हमारी पूरी तरह से इच्छा है, जिस तरह से क्या है डिज़ायर कभी भी समाप्त नहीं होती। अगर हमने कार ले ली तो फिर हम उससे बड़ी चीज़ लेने की वो करते हैं, अगर हमने घर ले लिया तो उससे बड़ा महल लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आदमी के एक अगर आदमी के लालच की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रकृति के रिसोर्सेज का अगर मानव इस प्रकार से यूज़ करे, यूटिलाइजेशन करे, ताकि उसे भविष्य में कोई भी दिक्कत ना आए, तो क्या है कि प्रकृति में जो भी रिसोर्सेज हैं वे मनुष्य की आवश्यकता पूरी करने के लिए क्या हैं? पूरी तरह से पर्याप्त हैं, यानी कि सफिशेंट हैं। ठीक है, ये शब्द आया एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है कि एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। ठीक है, जो जो संसाधन हैं वे कुछ कम लोगों के हाथ में हैं। इन टर्न डिवाइड द सोसाइटी इनटू सेगमेंट्स, दैट इज हैव हैव्स एंड हैव नॉट्स और रिच एंड पुअर्स। एक्यूमुलेशन का मतलब ये है कि जो रिसोर्सेज को प्राप्त करने का जो अधिकार मिला है वो कुछ लोगों के हाथों में है। जैसे कि माइनिंग है, माइनिंग हमारे नेताओं ने माइनिंग का कोयल, जैसे आपने सुना होगा कि कोयले का घोटाला, ये क्या है कि ये अपनी इच्छा से किसी भी आदमी, किसी भी पार्टी या किसी भी कंपनी को आसानी से बेच सकते हैं। डिवाइडेड सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स। सोसाइटी क्या है? दो सेगमेंट्स में विभाजित है। रिच गेट्स रिच एंड पुअर गेट्स पुअर, यानी कि अमीर और गरीब। ठीक है, कौन कौन इसमें विभाजित है? अमीर और गरीब में। ठीक है, चलो समझते हैं आगे क्या है। इनडिस्क्रिमिनेट
exploitations of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletions, environmental pollutions and land degradation. ठीक है। और इस इन रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन होने के कारण क्या हो रहा, ठीक है, इन रिसोर्सेज का पूरी तरह से एक्सप्लॉइटेशन होने के कारण क्या हो रहा, पूरी तरह से जो रिसोर्सेज हैं, आपने देखा होगा कि अमेरिका जो है, अमेरिका सारे रिसोर्सेज को ख़त्म करता जा रहा, मगर प्रकृति में क्या है कि सभी रिसोर्सेज पूरी तरह से सीमित हैं। अगर किसी एक व्यक्ति ने ही सारे रिसोर्सेज निकाल के खर्च कर लिए तो भविष्य में आने वाली जनरेशन को क्या मिलेगा। ठीक है, आपने देखा होगा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था 1748 में, क्या हुआ था, एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था 1748 में। ठीक है, तो उसके द्वारा क्या किया गया था कि औद्योगिक क्रांति के बाद वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा हो गया था, कार्बन रेटिंग ज़्यादा बढ़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं आपको देखने को मिली। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर क्या है कि हमारा जो ओजोन लेयर डेप्लीशिएशन है उसके कारण क्या हो रहा कि पराबैंगनी किरणें हमारे धरती तक आ जाती हैं और जिससे क्या हो रहा कि हमें वहाँ पे क्या हो रहा कि हमें स्किन कैंसर और आइज़ कैंसर होने की वजह से सबसे ज़्यादा मौत होती हैं। ओजोन लेयर को कुछ इस प्रकार से समझते हैं कि हमारी पृथ्वी है और ये क्या है, ये ऊपर से ओजोन लेयर है। अब ओजोन लेयर में क्या हो रहा, ओजोन लेयर में पूरी तरह से हराश होता जा रहा और ये पूरी तरह से फिनिश होती जा रही। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, देखो ये ओजोन लेयर है, ठीक है, और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश के कारण अल्ट्रा वाइट किरणें, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट किरणें आती हैं और जिससे आदमी को यहाँ पे क्या होता है, स्किन कैंसर और आइज़ प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, और जब हम ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज करेंगे, ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम हो जाती है, किसकी प्रॉब्लम होती है, ओजोन लेयर डेप्लीशिएशन होने से। ठीक है, स्किन कैंसर जैसे। एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन ये है कि जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा धुआं निकला। ठीक है, धुआं निकलने के बाद क्या हुआ कि धुएं से क्या हुआ कि हमारी प्रकृति में जाके कार्बन बढ़ गया और कार्बन ज़्यादा बढ़ने के कारण से हमारे सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पे ज़्यादा हो गया। और आपको पता है कि कार्बन की, देखो कार्बन जो होती है हमारी, हमारे पूरे वायुमंडल में कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है, 78% नाइट्रोजन होती है। फिर हमारे वायुमंडल में 21.9 ऑक्सीजन है। ठीक है, फिर इसके बाद एक और चीज़ है कि 0.003 क्या है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है। 0.003 कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से हम फ्रीज नहीं हो पाते। फ्रीज का मतलब ये है कि अगर जितनी ऑक्सीजन है ना, इससे प्रत्येक मनुष्य फ्रीज हो जाएगा, यानी कि आप एक जगह जम जाओगे। आप समझ सकते हैं कि 0.003 कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी वजह से हम फ्रीज नहीं हो पाते, सिर्फ इतने से। मगर अब कार्बन डाइऑक्साइड हो गई है इतनी परसेंट, तो इससे क्या हो गया कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं होगी। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ने से ओजोन लेयर डेप्लीशिएशन भी होगा और एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी होगा। और लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है कि प्रकृति में पूरी तरह, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन का क्या मतलब है, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है कि जो भूमि की फर्टिलिटी है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और लैंड डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और लैंड डिग्रेडेशन की वजह से क्या होगा
कि पूरी की पूरी जो भूमि है वो पूरी पूरी उपजाऊपन जो है उसका वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकेम एसेंशियल्स फॉर सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। ठीक है, हमें प्रकृति में क्या करना चाहिए कि हमें अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। ठीक है, जिससे सस्टेन ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, सस्टेन ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्या मतलब है? सस्टेन ऑफ क्वालिटी लाइफ का मतलब है कि पूरी तरह से जो क्वालिटी लाइफ है वो पूरी तरह से पूरी हो सके। सपोज अगर हमने रिसोर्सेज का आज ही पूरी तरह से दोहन कर लिया, ठीक है, या आप ऐसे समझो कि आपके घर में 10 किलो या 15 किलो 20 किलो एक लिमिटेशन है किसी भी चीज़ की, ठीक है, आपने सारी की सारी उस चीज़ को आज यूज़ कर लिया, तो आप कल को क्या यूज़ करोगे, फिर परसों को क्या यूज़ करोगे? ठीक है, रिसोर्सेज को इस प्रकार से यूज करना चाहिए क्योंकि हमारे पास जो है वो प्रकृति में पूरी तरह से जो रिसोर्सेज हैं वे बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जैसे हमारे पास पेट्रोलियम या फॉसिल फ्यूल है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। अगर हम उस सारे रिसोर्सेज को आज ही खर्च कर देंगे तो भविष्य में हम क्या खर्च करेंगे? ठीक है, रिसोर्स डेप्लीशिएशन क्या है? रिसोर्स डेप्लीशिएशन का मतलब है कि पूरी तरह से रिसोर्सेज का ख़त्म हो जाना बाय ए फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्री कंटिन्यू। आपने देखा होगा कि इंडिविजुअल कंट्री कौन कौन से हैं, जैसे अमेरिका है, रूस है और जापान है। ये टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा विकसित देश हैं और ये प्रकृति में से ज़्यादा रिसोर्सेज को निकाल के खर्च करते जा रहे हैं। तो फ्यूचर की जो द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इज़ डेंजर। इससे क्या होगा कि हमारा जो पूरी तरह से जो फ्यूचर है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, वो पूरी तरह से जो फ्यूचर है वो क्या हो जाएगा, डेंजर हो जाएगा। Therefore, resources planning is essential for sustainable existence of all forms of life। ठीक है, सस्टेनेबल का मतलब है सतत विकास। ठीक है, यानी कि प्रकृति के द्वारा जो जीवन बनाया हुआ है उसकी पूर्ति लगातार होती रहनी चाहिए। ठीक है, उसकी पूर्ति क्या होनी चाहिए, लगातार होती रहनी चाहिए। सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस का मतलब क्या है कि सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस का मतलब है इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और प्रकृति में रिसोर्सेज का इस प्रकार से दोहन करना चाहिए ताकि हम अपने भविष्य में आने वाली जनरेशन को भी दे सकें। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक, इट्स इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, और हर साल इस पे से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि ये है क्या। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जिसके द्वारा हम भविष्य की रिसोर्सेज प्लानिंग करते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स development should take place without damaging the environment and development in the present should not compromise with the needs of the future generation। सस्टेनेबल का मतलब क्या है? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि जो डेवलपमेंट है वो जो विकास है वो इस तरह से होना चाहिए कि ताकि हम अपने, ठीक है, क्या कर सकें, अपने पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, ठीक है, और रिसोर्सेज को इस प्रकार से यूज़ कर सकें ताकि वो फ्यूचर की जनरेशन में भी, फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी यूज़ किया जा सके। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि भविष्य के जो साधन हैं उन्हें इस प्रकार से यूज़ किया जाना चाहिए ताकि हम उनका बिना उन्हें ख़राब किए या बिना उन्हें ख़त्म किए हुए अपनी भविष्य की जनरेशन को भी वे चीज़ें दे सकें। सपोज अगर हमने सारे वनों को काट के अभी यूज़ कर लिया या हमने सारी चीज़ों को, प्रकृति की चीज़ों को, हमने सारी चीज़ों को अभी खा लिया तो हम भविष्य की जनरेशन के लिए कुछ नहीं छोड़ने के। ठीक है, जैसे कि हमने क्या है, आपने सुना होगा विज्ञापन आते हैं जैसे सेफ फ्यूल, सेफ वाटर। भाई अगर आपने देखा होगा कि 1/3% भाग पे पानी है, ठीक है,
पीने का पानी क्या है, बहुत ही कम है। और पीने का पानी अगर एकदम से ख़त्म हो जाएगा तो भविष्य की जनरेशन के लिए क्या बचेगा। आप कल्पना कर सकते हो कि अब बिना पानी के आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। आप दूध में नहाओगी, दूध ही कहाँ से आएगा भैंस को गाय को पानी पिलाने के लिए। अगर आप इमेजिनेशन करो कि बिना पानी के लिए हमारी लाइफ कैसे होगी। आपको पता है कि अगर आपके घर में एक टंकी लगी हुई है और उससे एक टपकता हुआ एक नल, ठीक है, उससे एक टपकता हुआ नल एक साल में कितना पानी गिरता है, कितना पानी एक दिन में कितना, एक साल में कितना पानी बैठता है उससे अगर खर्च करेगा वो। अगर एक टंकी एक एक बूंद भी गिराती है, सपोज जैसे एक टंकी लगी हुई है आपके घर में, ठीक है, अगर आपके घर में एक टंकी लगी हुई है और ये एक एक बूंद पानी की ऐसे गिराती है तो एक साल में 1200 लीटर पानी वेस्ट होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमें भविष्य की सम रिसोर्सेज को बचाना चाहिए। सेव एनर्जी, सेव लाइट, सेव फ्यूल, ये बार बार आपने ऐड सुने होंगे टीवी के अंदर। तो ये क्या चीज़ है, इसके द्वारा बताया जा रहा कि भैया इसको देख बरत के इस्तेमाल कर लो ताकि भविष्य की जनरेशन के लिए भी कुछ बच जाए और ताकि आपको भी नुकसान ना हो। ठीक है, तो इसी चीज़ के ध्यान को रखते हुए एक समिट हुई थी। समिट का मतलब होता है कि एक मीटिंग या एक बैठक की गई थी, किसके द्वारा, रिने दो जीरियो में। और रिने दो जीरियो कहाँ है, ये रिने दो जीरियो आपका है, रिने दो जीरियो कहाँ है, ये आपका ब्राज़ील के अंदर है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, ये 1992 में किया गया था। ठीक है, जून 1992 में किया गया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ब्राज़ील में इन जून 1992 मोर देन 100 हेड ऑफ स्टेट्स मेट इन रिने डी जेनेरियो इन ब्राज़ील। ब्राज़ील के अंदर बहुत सारे कौन मिले, ब्राज़ील के अंदर बहुत सारे हेड ऑफ, ये सबमिट हुआ था रिने दो जेनेरियो में। ठीक है, मेट इन द रिने डी जेनेरियो इन द ब्राज़ील फॉर फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। और इस पे क्या हुआ था, ग्लोबल, यानी कि ग्लोबल समिट हुई थी इस पे, और इंटरनेशनल अर्थ समिट कही जाती है। और यहाँ पे बैठ के एक समझौता हुआ था ताकि हम भविष्य के जो रिसोर्सेज हैं उसको बता सकें। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के पास हाइड्रोजन गैस से चलने वाली कार है, और हाइड्रोजन गैस एक इको फ्रेंडली गैस है जिसके द्वारा 2020 में इसी समझौते के अनुसार वादा किया गया है, अमेरिका ने वादा किया है कि वो भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी देगा जिसके द्वारा उनका कार्बन रेटिंग, ठीक है, आप जानते हैं कार्बन रेटिंग कम हो जाएगी। कार्बन रेटिंग क्या है कि आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर कितना पोल्यूशन, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन फैलता है। अगर आप एक दिन दिल्ली में गुजार लिए तो एक दिन दिल्ली में गुजारने का मतलब है कि एक दिन में ही आपने 40 सिगरेट जितना धुआं कंजप्शन कर दिया ऑक्सीजन के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए इसके द्वारा इतनी गाड़ियाँ चलती है वहाँ पर, ठीक है ना। तो इसके द्वारा ये तय हुआ कि ताकि हम सीएनजी के बिहाफ पर की जगह पर एक ऐसी गैस की चलने वाली गाड़ियाँ ला सकें ताकि फ्यूचर में एनवायरमेंटल पोल्यूशन ना हो और ग्लोबल वार्मिंग ना हो। द समिट वाज कन्वे फॉर एड्रेसिंग urgent problems of environment and protections and social economic development and the global level। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ कि इसके अंदर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की गई। ठीक है, एनवायरमेंटल क्या किया गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए किया गया, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किया गया ताकि जो आम आदमी का जो जीवन है वो पूरी तरह से क्या हो, वो पूरी तरह से अच्छा हो जाए। एट ग्लोबल लेवल पे किया गया। ठीक है,
ठीक है। द असेंबल लीडर्स साइन द डिक्लेरेशंस ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है कि प्रकृति में जो घटनाएं हो रही है, आपने देखा होगा कि बेमौसम बारिश हो जाती है, ठीक है, बेमौसम बारिश हो जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि बे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है कि बेवजह बारिश हो जाना, तूफान आना, चक्रवात आना, ठीक है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर विली विली, जैसे ऑस्ट्रेलिया में विली विली तूफान आया था, ठीक है। विली विली तूफान के कारण क्या हुआ वहाँ पे, बहुत ज़्यादा तबाही मच जाना, ठीक है। और ये सब कंडीशन होती है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के कारण। एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। आपको पता नहीं है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी हमारे क्लाइमेट चेंज के कारण होती है। इस चीज़ को हम आगे बहुत ही ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हम बहुत ही ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे आगे, ठीक है। द रिनिन द रियो कन्वेक्शंस एड्रेस द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड अडोप्टेड एजेंडा 21। और इसके अंदर ही एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 एक प्रकार का समझौता है जिसमें पूरे के पूरे नियम और कानून बनाए गए कि एक व्यक्ति को, एक देश को अपने एनवायरनमेंट पोल्यूशंस के लिए इतना पोल्यूशन हर साल कम करना पड़ेगा। जैसे भारत ने 2.0 पोल्यूशंस कम करने का एक समझौता लिया है, ठीक है। अब भारत में कितने परसेंट पोल्यूशन हो रहा, 2.5, ठीक है। और इसे अब जब भारत ने 2.0 कम करने का वो लिया है, इसके लिए आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने एक योजना चलाई है जिसको बोलते हैं उज्ज्वला योजना, ताकि जो घरों से निकलने वाला चूल्हों के द्वारा या गैसों के द्वारा जो भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलती है उससे एनवायरनमेंट पोल्यूशन होता है। तो हमारी सरकार ने कुछ इस प्रकार की योजना चलाई है ताकि भविष्य में लोगों को बेहतर क्या मिल सके, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके आदमी का, ताकि भविष्य में बेहतर ईंधन मिल सके, ठीक है। इस प्रकार से ग्लोबल क्या होगा, इस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी, ग्लोबल पोल्यूशंस कम होंगे, ठीक है ना। और भारत में क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजेंडा 21। इट इज़ 1 मिनट भाई, नेट बंद कर दीजिए। एजेंडा 21, एजेंडा 21 इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर इन 1992, ठीक है। ये डिक्लेरेशन है, ये वर्ल्ड लीडर के द्वारा, जैसे कि अर्थ समिट हुआ है तो उसमें जो वर्ल्ड लीडर थे, जैसे कि हमारे कौन से, बिल क्लिंटन थे उस समय, ठीक है, ठीक है। और क्या किया था, नहीं बिल क्लिंटन थे उस समय, जॉर्ज बुश थे, ठीक है। 1992 में यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस में हुआ था, डेवलपमेंट में ये तय हुआ था कि विच टुक पैलेस रीने दे ज्यूरियो के ब्राज़ील में हुआ था। और इसमें एम रखा गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों किया जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हम पूरी तरह से एनवायरमेंटल जो डैमेज हो रहे चीज़ें उनको ख़त्म करेंगे, जो पुअरिटी है उसको कम करेंगे, ठीक है। सरकार ने देखा होगा। और जो डिसीज़ हैं, डिसीज़ का मतलब है जो अलग अलग प्रकार की एनवायरमेंटल पोल्यूशंस के कारण ही आपकी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन होने के कारण ही आपकी अलग अलग प्रकार की बीमारियां आती हैं। जैसे आपने देखा है कि आजकल निपा वायरस, कोरोना वायरस, ठीक है, इस प्रकार के जो वायरस हैं वे एनवायरमेंट पोल्यूशन होने के कारण ही हो रहे हैं, ठीक है। थ्रू ग्लोबल कॉपरेशंस ऑन कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके द्वारा जो म्यूचुअल नीड्स का मतलब है आपसी, ठीक है, वे आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे की नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे। पैसे की मदद होगी तो पैसे की मदद करेंगे। वे जो 100 देशों के बीच में एक समझौता हुआ था 1992 में, तो उसमें क्या था कि वे एक दूसरे की नीड्स को भी सेटिस्फाई करेंगे, आपस में जो पैसे की रिक्वायरमेंट है पैसे की रिक्वायरमेंट भी करेंगे। और मैंने बताया कि अमेरिका से जैसे अभी समझौता हुआ, तो क्या हुआ, इसी समझौते के तहत ही अमेरिका ने क्या किया था, अभी 2020 के लिए वादा किया है कि मैं भविष्य में भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी दूंगा कि
क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग भी कर सकते हैं, ताकि भविष्य में क्या हो, एनवायरमेंटल पोल्यूशन ना हो। तो इसी एजेंडा 21 के बिहाफ पर ही ये क्या चीज़ की गई है, इसी एजेंडा 21 के बिहाफ पर ही ये चीज़ की गई है। ठीक है। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे व्हाट इज़ रिसोर्स प्लानिंग। फिर नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे